अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज हम इन्फेक्शियस डिसीज़ अमराज़ मुतअद्दी वबाइया के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट, क्लासिफ़िकेशन, असूल इलाज और इसमें यूनानी और मॉडर्न दोनों तरीक़े की वज़ाहतें इंशाअल्लाह शामिल की जाएंगी। आइए हम देखते हैं कि मुतअद्दी मर्ज़ होता क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ की क्या तारीफ़ है। इन्फेक्शियस डिसीज़ आर दो डिसीज़ेस विच आर कास्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे जरसूमा से फैलते हैं जो अमराज पैदा करते हैं, मर्ज़ पैदा करते हैं। एंड कैन बी ट्रांसमिटेड, एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल हो सकते हैं। फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक इंसान से दूसरे इंसान। फ्राम एनिमल्स टू ह्यूमन्स, जानवरों से इंसानों में। आर थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड वेक्टर्स, हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ग़िज़ा के ज़रिए, और हशरात जिसे वेक्टर्स कहते हैं। आर डायरेक्ट कांटेक्ट, सीधे जो है ताल्लुक़ में आने पर। व्हेन सच डिसीज़ेस स्प्रेड रैपिडली अमंग द लार्ज पॉपुलेशन, जब इस तरीके के अमराज बहुत ही वसी पैमाने पर फैल जाता है, एक लंबी चौड़ी आबादी को मुतासिर करता है, तो इसे हम एपिडेमिक या वबाई अमराज के नाम से जानते हैं। अमराज मुतअद्दी से मुराद वह बीमारियां हैं जो जरासीम, अब जरासीम कितने तरीक़े के हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, जो जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। यानी मुतअद्दी बीमारियां वो है जो मुतअद्दिद किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के जरसूमा से फैलती हैं। ये जरसूमा प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। और एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द या जानवरों से एक इंसान में, या एक इंसान से दूसरे इंसान में, और या हवा, पानी, ग़िज़ा और हशरात के ज़रिए मुंतकिल होते हैं, यानी वेक्टर्स के ज़रिए। जब यही बीमारियां किसी इलाक़े में तेज़ी से फैल जाती हैं तो इसे हम वबा या अमराज़ वबाई के नाम से जानते हैं। आइए तारीफ़ को समझने के बाद हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अमराज़ मुतअद्दी। तस्वुर अमराज़ मुतअद्दी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ इज़ बेस्ड ऑन, इसका जो है तस्वुर मबनी है नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ कॉजेटिव एजेंट, सबबे मर्ज़ क्या है, यानी कौन सा जरसूमा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, सबबे मर्ज़ क्या है, कॉजेटिव एजेंट जिसे कहते हैं। दूसरा सब्सेप्टेबल होस्ट, यानी वो बदन जिस पर ये असर कर रहे हैं। और तीसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मुंतकिल होने का तरीका, एक मकाम से दूसरे मकाम पर किस तरीक़े से मुंतकिल हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये इनको तीनों को मिलाकर हम ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। वबाई मसलस, यानी मसलस सलासा से मुराद 3 है। ये 3 तरीक़े से इनका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मर्ज़ का सबब क्या है कि जरसूमा से है, और उसका जो है होस्ट क्या है, उसका मेज़बान क्या है जिस पर ये अटैक करता है और जिसमें दाखिल होकर के चुपचाप पैसिव स्टेज में पड़ा रहता है, और फिर उसके बाद एक्टिवेट होकर के दूसरे इंसान तक या जानवर तक फैलता है। और तरीक़े इंतकाल, कैसे कैसे ये मुंतकिल होता है एक से दूसरे के ऊपर। अब इसकी दर्जाबंदी, किस तरीक़े से इसको क्लासिफाई किया जाए, तो 3 तरीक़े से इसको क्लासिफाई किया जाता है या इसकी दर्जाबंदी की जाती है। एक तो यह है कि बेतबार तरीक़े इंतकाल, किस तरीक़े से फैलता है, यानी हवा से फैलता है या पानी से फैलता है या ग़िज़ा से फैलता है, या जो है आपके हशरात से फैलता है, या कांटेक्ट बॉन्ड है एक दूसरे से ताल्लुक़ से आने पर। तो यही पहला है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये जो है आपको दिया गया है। इसमें जो है एयरबॉर्न, हवा से मुंतकिल हो सकता है, पानी से, या ग़िज़ा से मुंतकिल हो सकता है। हम तमाम तरीक़े की बाज़ार पे सब्ज़ी ले आते हैं
और मुख्तलिफ़ किस्म के रेडीमेड फूड भी ले आते हैं, वो भी कंटेमिनेटेड हो सकते हैं। तो यानी जो है पानी से भी, पानी हम मुख्तलिफ़ मकामात से इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें जरसूमा होगा तो हमें अटैक कर सकता है, यानी पानी से और ग़ज़ा से। अब पहले का जो एयर बॉर्न है, तपदिक, नज़ला व ज़ुकाम, ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा, यानी तपदिक जिसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस और इन्फ्लुएंजा, ये दोनों एयर बॉर्न हैं। ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसका नाम है, ये हवा के ज़रिए मुंतकिल होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा भी ये इसी तरीके की नौयत की बीमारी है। तपदीक, नज़ला व ज़ुकाम, ये तीनों जो है आपके एयर बॉर्न है। फिर उसके बाद वाटर एंड फूड बॉर्न, इसमें टाइफाइड है जो आगे अभी चैप्टर में आ रहा है, इंशाल्लाह मज़ीद वज़ाहत हम करेंगे। कॉलरा है जो विब्रियो कॉलरी से फैलता है। टाइफाइड जो है साल्मोना टाइफी से। और फिर उसके बाद ये जो है जिसे हम हैज़ा कहते हैं, और टाइफाइड को टाइफाइड और कॉलरा या हैज़ा के नाम से जानते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज़, मलेरिया और डेंगू, ये मच्छर जो है आप जानते हैं मच्छरों में पैदा होता है। इसके जरासीम होते हैं, उनके परों में लिपटे रहते हैं और ये खाने पर बैठते हैं, हवा में चलते हैं, पानी में टहलते हैं। तो यहाँ से जो है आपको वेक्टर बॉर्न डिसीज़ होगी, मलेरिया और डेंगू। इसी तरीके से इसको कहते हैं कि बरसात के आने से पहले जितना आपके वाटर कूलर हैं, जितना इस तरीके से मकामात हैं जहाँ अंधेरा रहता है, जहाँ सफाई नहीं होती है, गंदगी होती है, वहाँ पर ये मलेरिया और डेंगू होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इनको मारने के लिए केरोसिन आयल जो है उस पानी में डाल देते हैं। केरोसिन आयल जो है पानी के सरफेस टेंशन को कम कर देता है और जहाँ वो बैठते हैं तो इसमें डूब जाते हैं, वरना वो ऊपर ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। लेकिन जब पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो उसी तरीके से जैसे कपड़े पर हम जब साबुन लगाते हैं तो साबुन की वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाता है और मैल सरफेस को छोड़ के जो चिपकी रहती है वो छोड़ करके बाहर आ जाती है। उसी तरीके से पानी में अगर केरोसिन आयल का इस्तेमाल करेंगे, टर्पेंटाइन आयल का इस्तेमाल करेंगे जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है और उससे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, तो ये जो है मलेरिया और डेंगू से बचने के ख़ास जो है इक़दाम उठाए जाते हैं। उसके बाद कांटेक्ट, यहाँ सी छूट गया है, कांटेक्ट बॉर्न डिसीज़, यानी एक दूसरे से जब ताल्लुक़ होता है तो ये फैलता है। स्कैबीज जिसे खसरा के नाम से जानते हैं, और लेप्रोसी या जुज़ाम, तो खारिश और जुज़ाम ये जो है कांटेक्ट है। फिर से एक बार सुनिए, ये सभी जो है क्या है, बेतबार तरीक़े इंतकाल कैसे मुंतकिल हो रहे हैं, हवा से, पानी और ग़ज़ा से, वेक्टर से, जिसे आप हशरात कह रहे थे, कांटेक्ट एक दूसरे से ताल्लुक़ है। पहले जो हवा से फैलते हैं उसमें तब्दीक है, ज़ुकाम है और नज़ला है। पानी से और ग़ज़ा से टाइफाइड और कॉलरा, और वेक्टर बॉर्न मलेरिया और डेंगू। कांटेक्ट से स्कैबीज जिसे आप खारिश कहते हैं, सूखी खारिश, और लेप्रेसी जुज़ाम जो है। अब अकॉर्डिंग टू कॉस्टिव, अभी तक तो ये इंतकाल होने के, ट्रांसफ़र होने के तरीक़े के अतबार से था। अब दूसरा जरसूमा किस तरीके का है, किस नौइयत का है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या हेलमिंथेस है। बैक्टीरिया जैसे आपने पढ़ा अभी टाइफाइड, ये बैक्टीरियल डिसीज़ है। उसी तरह वायरल मीज़ल्स जो है ये भी खारिश का एक नमूना है, मीज़ल्स। और प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार जो है, जो हिजामा कहते हैं, ये भी आपके मुस्तकिल चैप्टर में अभी आएगा, इसको इंशाल्लाह मज़ीद वजाहत की जाएगी। हेलमिंथेस डिसीज़ जिसमें एस्केरिस, ये प्लेटी हेलमिंथेस ग्रुप का एस्केरिस लंबा सा जो है कीड़ा होता है, इस तरीके से बहुत लंबे से डंडे की तरह होता है और छोटा सा इसका हेड होता है, और ये जो है एस्केरिस होता है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्प्रेड, कैसे जो है फैलाव एक होता है, तो स्पेरेडिक इनफरादी तरीके से एक से दूसरे तरफ जाता है, पूरे बल्क में नहीं जाता है, इज्तमाई नहीं बल्कि इनफरादी, स्पोरेडिक छिटपुट जो है। इंडेमिक मकामी तौर पे महदूद है या पूरा जो है इलाक़े में फैल गया है, या पूरा आपको ज़िला और कंट्री और प्राविंस जो है आगोश में आ गया है। तो अगर ये लोकलाइज्ड है तो इसको मकामी कहेंगे। एपिडेमिक, अगर ये जो है ज़्यादा मकामात पर अच्छे खासे लंबे मुरब्बा में फैल चुका है, एरिया में फैल चुका है, तो इसको वबाई कह देते हैं। और पैंडेमिक, आलमगीर, अभी जो है आपने कोविड-19
के बारे में पढ़ा था, वो पैंडेमिक इसीलिए डिक्लेयर किया गया था और बहुत सारे इक़दाम उठाए गए थे। तो इस तरीक़े से दर्जाबंदी के 3 मेयार हैं, एक जो है मुंतकिल कैसे हो रहा है, दूसरा सबब मर्ज़ क्या है, और फिर उसके बाद फैलाव का तरीक़ा क्या है। इसमें आपने एयरबॉर्न पढ़ा, वाटन बार पढ़ा, वेक्टर बॉर्न पढ़ा, कॉन्टैक्ट पढ़ा। एयरबॉर्न में तपदिक, नज़ला और ज़ुकाम, वाटन बार में टाइफाइड और कॉलरा, वेक्टर्स में मलेरिया और डेंगू। चौथा कॉन्टैक्ट जो है स्कैबीज और लेप्टोसिस। अकॉर्डिंग टू कॉजेस्टिव ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड है, वायरल जो है मीजल्स, प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार जिसे आप हिजामा के नाम से जानते हैं। तिब्बे यूनानी में ये आपका मुस्तकिल सिलेबस में है, आगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। हेलमिंथीस जो है आस्केरिस। अब एतबार के फैलाव के एतबार से इनफरादी तौर पर है या मकामी तौर पर है या वबाई है या आलमी है, इस तरीक़े से इसकी दर्जाबंदी की जाती है। आइए अब जो है ये बहुत ही ख़ास है, तवज्जो के साथ इसको देखिए। ये यही नहीं, मर्ज़ में कोई भी मर्ज़ है, तिब्बे यूनानी में वसूल नहीं बदलते, अदविया बदलती रहती हैं। तिब्बे ईरानी में वसूल इलाज कभी नहीं बदलता है। इसको कई बार हम आपसे कह दिया है और आपसे गुजारिश करते हैं कि वसूल इलाज अगर जो है हकीम बनना है, अच्छा मुआलिज बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, तो वसूल इलाज को आप अपने कहते हैं कि दांत से लगा करके रखिए। जितना इसको आप जो है कीमती समझेंगे, जितना इस पर जोर देंगे और जितना अमल पैरा होंगे, उतना ही आपको आपके मरीज़ों को अल्लाह ताला शिफ़ा देगा। शिफ़ा देने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, लेकिन इंसान सबब के तौर पर कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है और एक न एक दिन इंशाअल्लाह उसको अफादियत हासिल होती है। ना मायूसी कुफ्र है, जो है इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छा ही रखना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए। तो इसी के दौर में सुन्नत के तरीक़े पर अदविया का इस्तेमाल होता है, लेकिन अदविया से पहले ये जो असूल इलाज है ये बहुत ही संजीदगी से सुनिए और उसको देखिए। तो सबसे पहला क्या है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, तशख़ीस मर्ज़ की तशख़ीस करना है कि ये मर्ज़ कौन है। अब इसीलिए आपको अलामात, सिम्टम्स जो है हर मर्ज़ के पढ़ाए जाते हैं। तो उस सिम्टम्स की बिना पर आपको ये तशख़ीस करनी है कि ये मर्ज़ क्या है और इसका मकसद क्या होता है। इसमें तशख़ीस मर्ज़ में 3-4 चीज़ें शामिल हैं। आपको मरीज़ के मिजाज का आपको पता करना पड़ेगा और मर्ज़ के मिजाज का पैदा करना पड़ेगा। मिजाज मरीज़ और मर्ज़, उसका हार है, बारिद है, रतूबिया है, यबूसत है, और इसी तरीके से मर्ज़ की कैफियत क्या है, और फिर उसके बाद अखलात किस तरीक़े का है, सफ़रा है, दम है, बलगम है या आपका सौदा है, और क़ुवा जो है किस तरीक़े की उसकी है, इसको जो है आपको पहचानना होगा, और सबब की पहचान। तो इस तशख़ीस मर्ज़ में इतनी जो है आपको मिजाज मर्ज़ व मरीज़ 2 नुक्ता हो गया, अखलाक 3 हो गया, क़ुवा 4 हो गया और सबब मर्ज़ 5, यानी 5 नुकात की आपको तशख़ीस पहले मरहले में करनी है। दूसरे मरहले में है रिमूवल ऑफ काज, सबब का इज़ाला, इज़ाले सबब, यानी जो सबब है उसको दूर करेंगे। अब इसमें असल सबब क्या है, मादी है, फ़ाइली है, ख़ारजी है। ये 3 तरीक़े के होते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि मादी क्या होता है, फ़ाइली क्या है और ख़ारजी क्या है। ठीक है, तो अब उसके बाद तीसरा है करेक्शन ऑफ 6 एसेंशियल फैक्टर, असबाब सित्ता ज़रूरिया की इस्लाह। यूनानी में असबाब सित्ता 6 ज़रूरी असबाब होते हैं जिनकी इस्लाह करना है। अब इससे क्या, हवा, ग़िज़ा, हरकत, नींद, हवा उसको सही मिल रही है या गंदी जो है कसाफत आलूद हवा ले रहा है, बंद कमरे में रह रहा है, तो सारी चीज़ें मरीज़ से आप जानेंगे। ग़िज़ा किस तरीके का खा रहा है, मशरूब है, मरतूब है, खुश्क है, किस तरीके की ग़िज़ा जो है, चर्बीदार ग़िज़ा, सादी ग़िज़ा किस तरीके का जो है मरीज़ इस्तेमाल कर रहा है। उसकी हरकत क्या है, एकदम पैसिव ज़िंदगी गुजार रहा है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, चारपाई पर लेटा हुआ है या बिस्तर पर लेटा हुआ है, या चहलकदमी कर रहा है या वर्जिश कर रहा है या मेहनत कश है, ये सारी चीज़ें उसमें की जाती हैं। उसके बाद नींद उसको पूरी आती है कि नहीं, आधी अधूरी नींद आती है, नींद टूट जाती है, और फिर उसके बाद इस्तफ़राग़
किस तरीके से फरागत करता है, नफ्सियात की दुरुस्तगी, ये सारे असबाब सित्ता हैं। और फिर उसके बाद है तादील मिजाज। मिजाज में हमने बताया कि 4 तरीक़े का, अगर मुनफरिद होगा और मुनफरिद नहीं होगा, 2 से ज़ायद अखलाक होंगे, यानी आपका हार भी है और जो है रतूबत भी है, और हार भी है यबूसत भी है, या बारिद रतूबत और बारिद आपको यबूसत है, यानी उसका जो है मिजाज इनफरादी है या मुरक्कब तरीक़े का है। और इलाज बिल ज़िद तरीक़े का मिजाज है, उसके तज़ाद अपोजिट, यानी हार के लिए आप बारिद, बारिद के लिए हार, यबूसत के लिए रतूबिया, रतूबिया के लिए यबूसत, तो उसके मुख्तलिफ तज़ाद कैफियत वाली अदविया इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ ये भी वाज़ह करना ज़रूरी है कि किस दर्जे का है, अव्वल दर्जे का है, दोयम दर्जे का है, सोयम दर्जे का है, या चहारुम दर्जे का है। मिजाज अगर हार है तो अव्वल दर्जे का हार है, दोयम दर्जे का है, सोयम दर्जे का है, या चहारुम दर्जे का है। उसी तरह से अगर बारिद है तो अव्वल है, दोयम है, सोयम है, या चहारुम है। उसी तरह से अगर रतूबिया है तो रतूबत जो है अव्वल है, दोयम है, सोयम है, या चहारुम है। उसी तरह यबूसत या खुश्की है तो अव्वल है, दोयम है, सोयम है, या चहारुम है। जिस दर्जे का जो है मिजाज है उसी दर्जे की अदविया, मसलन अगर रतूबत जो है चहारुम दर्जे की है तो अदविया भी चहारुम दर्जे की खुश्क आपको देनी पड़ेगी। या आपको हार जो है सोयम दर्जे का है तो ऐसी अदविया देंगी जिसका जो है बारिद मिजाज हो, सोयम दर्जे का हो। जिस दर्जे का जो है कैफियत है उसी दर्जे के एतबार से आपको तज़ाद जो है अदविया इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ मार्बिड मैटर, तनक़िया बदन, जो आपको फासिद अखलात हैं उनसे जिस्म को पाक करना है, उनको अखराज करना है, उनको एलिमिनेट करना है। नुज़ुज़ के बाद फासिद मादों का अखराज, ये ख़ास काबिल गौर नुक्ता है कि नुज़ुज़ के बाद ही जो है फासिद मादा का अखराज करते हैं, यानी उसको पकाते हैं पहले। अगर बगैर पकाए आप उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, जैसे फोड़ा है, पका नहीं है और आप मवाद निकालने की अद्वियात इस्तेमाल करने लगे, तो ये क़वा पर जो है तज़ाद नुक़सानदेह जो है आपके लिए होगा। तो पहले आपको फासिद मादा को पकाना पड़ेगा, नुज़स दवाई देनी पड़ेगी, मुंज़स करना पड़ेगा, उसके बाद ही अखराज। ये यूनिवर्सली ग्रांटेड रूल है, इसमें कोई इब्बत नहीं। अगर कच्चा है तो उसको पकाइए, जैसे आप जौ, गेहूँ, आटा, चावल कच्चे नहीं खा सकते हैं, उसको पका करके आप चाहे एक की जगह 10 रोटी खा लेते हैं खाने वाले जो होते हैं, या एक रोटी, जो भी आपकी ग़ज़ा है आप खा लेंगे, लेकिन पका करके खाएंगे, कच्चा नहीं खाएंगे। उसी तरह से फासिद मादे से जिस्म को पाक करने के लिए अगर वो पका नहीं है, आधा अधूरा कचरा है, तो उसको मुंजिस पहले दीजिए और फिर उसके बाद उसका इस्तफ़राग़ कीजिए या अखराज कीजिए जाए। फिर उसके बाद क़ुव्वत को, तक़वियत क़ुव्वा, उसके तमाम आज़ा को और ख़ुसूसन उस आज़ा को जिसमें जो है मर्ज़ लाहिक हुआ है उसको तक़वियत देने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो सके, क़ुव्वत मुदाफ़ियत और हाज़मा दुरुस्त हो सके, बूस्ट हो सके, बढ़ सके, तब जा कर के जो है आप अच्छे हकीम बनेंगे। क़ुव्वत मुदब्बिरा, बदन, हाज़मा और मुदाफ़ियत की तक़वियत के लिए करना है। फिर उसके बाद इतना सारे तशख़ीस के बाद तब आता है दवा। मरीज़ पहुंचता पट से आपने दवा दे दिया, ये गलत है, क़तअन गलत है। हमारे जो है डॉक्टर अबूज़र साहब हैं और उनसे आप जो है आप ले सकते हैं, मैं उसका नंबर दे दूंगा। आप जो है वो बहुत ही मरीज़ टू मरीज़ उसका कितना है, जो ऊपर हमने तशख़ीस के नुक़ात बताए हैं, तशख़ीस करने के बाद ही फिर दवा का इस्तेमाल शुरू कीजिए, जिसको इलाज बिल दवा कहते हैं। अब इसमें मुफ़रद दवा भी कर सकते हैं, मुरक्कब भी कर सकते हैं, या मुनासिब मक़दार और वक्त के साथ। 1 गोली लेनी है, 2 गोली लेनी है, 10 ml लेना है, 20 ml लेना है, और कब कब लेना है, ये सारा आपको हकीम जी बताते हैं। उसके बाद इलाज बिल यद, सर्जिकल इंटरवेंशन। अब जब सारे तदाबीर फेल हो जाएं तभी जो है इसकी कोई गुंजाइश होती है, वरना यूनानी में इसका कोई जो है कहीं रोल नहीं है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड हेल्थ ऑफ हिफ्ज़ान सेहत और वक़ाया, यानी उसको रोकने, जैसे अभी वबाई मर्ज़ पड़ रहे हैं तो उसमें वबा को रोकने के इक़दामात करने हैं। इनको याद करने के लिए हमने छोटी सी निमोनिक जो है
वर्ड्स की शक्ल में जो है कुछ लफ्ज़ों को इधर उधर कर दिया है। इसको अगर आप DRC नंबर 1 DRC, D स्टैंड्स फॉर डायग्नोसिस, R फॉर रिमूवल ऑफ काज एंड C फॉर करेक्शन। D डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, R फॉर रिमूवल ऑफ काज एंड C फॉर करेक्शन ऑफ 6 एसेंशियल असबाब सित्ता ज़रूरिया का जो है इस्लाह। फिर उसके बाद RES, ये दूसरा झुंड है आपको, RES रिस्टोरेशन ऑफ टेम्परामेंट, उसके मिजाज की तादील करेंगे, तनक़िया बदन करेंगे, E एलिमिनेशन, और यस जो है क़वा को तक़वियत देने के लिए आप ज़रूरी इक़दामात उठाएंगे, RES। और तीसरा झुंड है DSP, D तब उसके बाद दवा ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन एंड काज। तो दीज आर द 9 वसूल इलाज। इसको आप एकदम याद कर लीजिए, DRC RES DSP, DRC RES DSP, DRC RES DSP। DRS का मतलब D is the diagnosis of disease, R stand for removal of cause and C correction of 6 essential factors। RES, R restoration of temperament, E elimination of morbid matter and S strengthening of faculties। फिर उसके बाद DSP ड्रग सर्जिकल इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन। दीज आर द बेसिक 9 फंडामेंटल रूल्स फॉर द वसूल इलाज इन तिब्ब यूनानी। इसको एकदम दांत से लगा के रखिए, इंशाअल्लाह इसका अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे तो आप भी फैज़याब होगे, आपका मरीज़ भी शिफा अल्लाह ताला ज़रूर इंशाअल्लाह देगा। देने वाली ज़ात शिफा की पहला ही मैंने वजाहत कर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जब ये अद्वियात दी जाती हैं तो ये अद्वियात ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की मोहताज होती हैं। जब हुक्म मिलता है कि हाँ अफादियत करनी है तो अफादियत करते हैं। इंसान सबब के दर्जे में इन अद्वियात का इस्तेमाल करता है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ करके। आइए इलाज की तरफ हम बढ़ते हैं। अब इलाज 3 दर्जों में जो है तकसीम किया गया, जनरल ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव। इसमें जो है जैसे वबा वगैरह है इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे। इसमें आइसोलेशन, खूब आपने कोविड में देखा था कि आपको क्वारंटाइन यानी उसको पूरे समाज से काट करके अलग मकाम पर रख देना। कभी कभी अपने कमरे में, जब जेलों में जहाँ जगह नहीं बची तो कमरे में ही जो है आइसोलेट किया जाने लगा। कुल इसका मकसद बुनियादी ये होता है, इसको जो है हाहाकार मचाना, हावक मचाना, पूरा शोर शराबा और जो है सोसाइटी में जो है एक तरीक़े का जो है अलमिया पैदा करना, यह क़तअन मकसूद नहीं है। आप उसको बस आइसोलेट करना है। आप अपने ही किसी अलग कमरे में कर दीजिए, उसका बिस्तर अलग कर दीजिए, उसकी खाना ग़िज़ा और उस कमरे में आना जाना कम कर दीजिए। आइसोलेशन इसे कहते हैं। इलायदगी दूसरा, हाइजीन एंड सैनिटेशन, साफ़ सफाई का जो है माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। और वैक्सीनेशन, अगर उसकी कोई वैक्सीन ईजाद की जा चुकी है तो उसके लगवाने का इंतज़ाम किया जाए। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में सबब, कास्टिव, एरेंज, मर्ज, जरथुमा क्या है। अगर वायरस है तो एंटीवायरल, अगर प्रोटोजोआ है तो एंटी प्रोटोजोअल, और हेलमिंथीस है तो एंटी हेलमिंथीस। अब इसमें यूनानी में अरकासनी, हब्ब बुखार और कर्स मफरह को ख़ास अहमियत हासिल है। अरकासनी, हब्ब बुखार, कर्स मफरह। और उसके बाद ये सारी अद्वियात आप जिस डॉक्टर को यूनानी के पसंद करते हैं उन्हीं से लीजिए। मेरे कहने पर कोई, हमारा काम सिर्फ तदरीसी है, आपको दर्स और तालीम के नुक्ते नज़र से बता देना। आप प्रैक्टिस करें, मश्क करें, जब उस मकाम पर पहुंच जाए तो अपने हिसाब से चूज़ करें। आज के एतबार से आप अपने जो भी, जिस पर आपको अक़ीदा हो, जो आपको पसंद हो, उस हकीम जी से आप मशवरा करने के बाद ही अद्वियात का इस्तेमाल कीजिए। और पहला है जनरल ट्रीटमेंट, उसको आराम की ज़रूरत है, लाइट एंड न्यूट्रिशियस, हल्की और ऐसी ग़िज़ा जो कि आराम से उसको हज़म हो जाए और जो उससे मुकम्मल हो, भरपूर हो, यानी वाफिर मकदार में जितनी जिस्म को ज़रूरत है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, सारे अज्जा उसमें मौजूद होना चाहिए। लेकिन साथ में हल्की भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको गोश्त और चर्बीदार चीज़ें खिलाने की कोशिश कीजिए। इसमें जैसे माउस, शहीर वगैरह, एक हिस्सा जो है जौ, 13-14 हिस्सा पानी लेकर के खूब जोश देते हैं और फिर उसके बाद छान करके इस्तेमाल कराते हैं। एडेक्वेट फ्लूइड्स, मायात का भी, मशरूबात का खूब जो है एहतमाम करना चाहिए।
चाहे कोई भी मर्ज़ हो। तो ये इलाज जो है आपको है। अब रतूबिया है तो उसमें आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर खार है या जो है आपको यबूसत है तो इसमें मायात का इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद जो है आपको हुम्मा और इन्फेक्शियस काजेज, इसके क्या क्या जो है काजेज जो है, वायरल काज हो सकता है। वायरल फीवर इज काज बाय वायरस एंड यूजुअली प्रेजेंट विद द हाई टेम्परेचर, बॉडी एच, हेडेक एंड फैटीग जो है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मेजल्स, वायरल बुखार वायरस की वजह से होता है, जिसमें तेज़ बुखार, बदन दर्द, सर दर्द और नकाहत पाई जाती है। मिसालें नज़ला, डेंगू, खसरा इस वायरल की कैटेगरी में आता है। प्रोटोजोआ में मलेरिया और अमीबियासिस, ये जो है आपको गंदे पानी की वजह से अमीबिया जो है होता है। मलेरिया जो है पानी में जब मच्छर आपके, या डेंगू जो है ख़ास किस्म का जो है प्लाज्मोडियम से जो है। प्रोटोजोआ से होने वाले बुखार अक्सर वक्फे से आता है। अहम मिसाल मलेरिया आपको देखने को मिलता है। हेलमिंथेस में कीड़ों से होने वाला, इसमें आस्केरिस और फाइलेरियासिस, ये 2 मर्ज़ ऐसे हैं जो आपको हेलमिंथेस ग्रुप के हैं। खुलासा की जो है अमराज मुतद्दी व वबाई जरासीम असबाब से पैदा होते हैं। वबाई मुतद्दी व वबाई मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम और वबा से फैलते हैं, असबाब से पैदा होकर मुख्तलिफ़ ज़राए से। आपने पानी देखा, ट्रांसमीटर देखा, तमाम चीज़ें देखी, इनकी दुरुस्त तशख़ीस, वसूल इलाज और तदाबीर वक़ाइया ही कामयाबी और कंट्रोल की बुनियाद है। अल्लाह ताला आपको अच्छा हकीम बनाए, सेहतमंद ज़िंदगी दे, ईमान बिल खैर ख़ात्मा फरमाए, दुनिया और आखिरत में फ़लाह और बहबूद आपको दे। आप जो है खूब मेहनत से अपनी तालीम को हासिल कीजिए, अल्लाह की रज़ा के जज्बे से अल्लाह के मखलूक की खिदमत करने का पूरा अज़्म और इरादा हो, और उसी को अंजाम भी दे। फ़ी अमानिल्लाह। अगर पसंद आए तो दोस्तों में अपने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।